हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इकोनॉमिक्स की क्लास है और आज की क्लास में हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। जो एमसीक्यू मैंने आप लोगों को क्लास 1 में और क्लास 2 में कराए हुए हैं, उसी से रिलेटेड जो एमसीक्यू हैं जो प्रीवियस ईयर में ये एमसीक्यू आए हुए हैं पीजीटी और टीजीटी के पेपरों में, तो वो एमसीक्यू आज मैं कराने वाला हूँ। उन्हीं से उन चैप्टरों से संबंधित जो मैंने अभी तक आप लोगों को करा दिया है, जैसे कि अर्थव्यवस्था में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, अर्थव्यवस्था के प्रकार कौन से होते हैं, अर्थव्यवस्था के जनक कौन से होते हैं, इन्हीं से एमसीक्यू आए हुए हैं। और वही जो ये प्रीवियस ईयर, जो मान लिए कि ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो आए हुए हैं उसी का ये हम लोगों की क्लास है। तो एमसीक्यू नंबर 1 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि व्यवसाय के आर्थिक परिवेश में निम्नलिखित व्यवसाय के आर्थिक परिवेश में सम्मिलित है। तो कौन सी जो है व्यवसाय के आर्थिक परिवेश में सम्मिलित होता है, तो ये जो है पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है आर्थिक व्यवस्था। ये भी बिल्कुल सही बात है कि आर्थिक व्यवस्था को व्यवसाय के आर्थिक परिवेश में सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद है आर्थिक नीतियाँ, इसको भी सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद है आर्थिक दशाएं, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर है वो है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इंग्लिश में साइड में क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर आप लोगों को हिंदी में समझ में नहीं आता है तो मैंने इंग्लिश में भी क्वेश्चन को लिख रखा है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि व्यापक अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित है। व्यापक अर्थशास्त्र को बोलते हैं द माइक्रो इकोनॉमिक्स। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड, मतलब कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसको इंक्लूड किया जाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि एक होता है अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया था। क्लास में मैंने पहली क्लास में आप लोगों को करा दिया है कि अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है। एक है हम लोगों का व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसे बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, और इसे बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो मतलब इसका जो क्षेत्र होता है वो छोटा, मैंने बताया है इसका क्षेत्र छोटा होता है, या फिर मतलब कि इसका क्षेत्र संकीर्ण होता है, मतलब कि छोटा होता है। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्षेत्र जो है वो बड़ा होता है। ठीक है, और मतलब कि वो उसका क्षेत्र जो है वो विस्तृत होता है, ये भी बोल सकते हैं। तो इसमें जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने राष्ट्रीय आय, बिल्कुल सही बात है। अंतरराष्ट्रीय आय में क्या होता है, राष्ट्रीय आय में हम लोग सभी लोगों की आय की गणना करेंगे तो उसे नेशनल इनकम बोलते हैं। अंतरराष्ट्रीय आय में पूरे विश्व की आय की गणना करेंगे। व्यापार चक्र जो होता है उसमें भी हम लोग सभी को देखते हैं। और तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को क्लास में पहले ही करा दिया है, इसका कॉन्सेप्ट पूरा करा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं करा है तो आप लोग देख लीजिए, मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है इकोनॉमिक्स की, टीजीटी पीजीटी के नाम से, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, मैक्स मूलर साहब को, ठीक है, कार्ल मार्क्स साहब को, या फिर एडम स्मिथ साहब को, या फिर सैमुअल्सन साहब को। तो इनमें से जो चारों में से अर्थशास्त्र का जनक जो है वो कहा जाता है एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि अर्थशास्त्र में सामान्य से विशेष के लिए तर्क देना कहा जाता है। ये पीजीटी क्वेश्चन में आया हुआ है, ये यूपी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये भी आया हुआ है क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है। पीजीटी 2016 में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अर्थशास्त्र में सामान्य से विशेष के लिए तर्क देना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामान्य से जब हम लोग विशेष की ओर जाते हैं, सामान्य से हम लोग विशेष की ओर जाते हैं तो उसे हम लोग कौन सा पद्धति कहते हैं? निगमनात्मक पद्धति कहते हैं, आगमनात्मक। ये आप लोगों ने सीडीपी में पढ़ा होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट जिसे बोलते हैं, उसमें आप लोगों को आगमन विधि, निगमन विधि बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसा प्रयोगात्मक विधि। तो इसका है सामान्य से विशेष की ओर जब हम लोग जाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? तो आप लोग इसको जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है इसका बताइए। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में सामान्य से विशेष के लिए जो कहा जाता है उसे निगमनात्मक पद्धति कहा जाता है। कि मतलब कि हम लोग पहले क्या होता है कि निगमनात्मक पद्धति हम बता देते हैं आप लोगों को। एक होता है निगमनात्मक पद्धति, ठीक है, एक लाइन ही में बता देते हैं, ज़्यादा समय नहीं खराब करेंगे। निगमनात्मक पद्धति, अब निगमनात्मक पद्धति में क्या होता है कि जैसे मान लो कि बच्चों को पहले क्या दिए जाते हैं, बच्चे को पहले नियम के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो बच्चे को पहले नियम के बारे में बताया जाता है, उसके बाद उसको क्या होता है, सबसे पहले तो नियम बताए जाते हैं और उसके बाद उसके
उदाहरण से सॉल्व किया जाता है। तो ये हो गया निगमनात्मक पद्धति। और इसी में अगर हम पूछा जाए कि आगमनात्मक पद्धति क्या होती है, तो इसमें क्या होता है कि उदाहरण पहले बताए जाते हैं और नियम बाद में बताए जाते हैं। तो ये भी बोल सकते हैं कि जो निगमनात्मक पद्धति है इसकी विपरीत पद्धति कौन सी है, तो इसे बोलते हैं आगमनात्मक पद्धति। एक होता है डिडक्टिव मेथड, एक होता है इंडिडक्टिव मेथड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ई ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन यूपीपीएससी में आया हुआ है, पीएससी में आया हुआ है 2018 में। ये वाला क्वेश्चन जो आया हुआ है यूपीपीएससी में आया हुआ है कि अर्थशास्त्र की वह शाखा जो जोर देती है कि क्या होना चाहिए वह क्या कहलाती है, मतलब कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इन बातों पर कौन सी अर्थशास्त्र की जो शाखा है वो ज़्यादा जोर देती है, तो वो जो है वो व्यष्टिभावी अर्थशास्त्र होती है, या फिर समष्टिभावी अर्थशास्त्र होती है, या फिर आदर्शात्मक अर्थशास्त्र होती है, या फिर सकारात्मक अर्थशास्त्र होती है। अगर आप लोगों को इंग्लिश में, हिंदी में क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है आदर्शात्मक अर्थशास्त्र, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि उत्पादन शून्य है तब अल्पकाल में स्थिर लागत होगी। तो स्थिर लागत होगी क्या होगी, धनात्मक होगी, ऋणात्मक होगी, शून्य होगी, या फिर इनमें से कोई नहीं होगी। तो इसमें देखो, मैंने आप लोगों को एक बात बताता हूँ, इसको क्वेश्चन को समझते कैसे हैं कि उत्पादन यदि शून्य है, मतलब कि मान लो कि लागत जैसे होती हैं, तो लागतें होती हैं, तो वो तो उनकी लागत होती है वैसे तो है 3 प्रकार की। एक होती है हम लोगों की मौद्रिक लागत, ठीक है, उसके बाद होती है हम लोगों की एक होती है वास्तविक लागत। ठीक है, अर्थशास्त्र में लागत की बात करें तो अर्थशास्त्र में मौद्रिक लागत होती है, एक वास्तविक लागत होती है, और एक होती है अवसर लागत। अवसर लागत अगर पूछा जाता है कि वास्तविक लागत का प्रतिपादन किसने किया, तो ये मार्शल साहब ने किया, मार्शल साहब ने। ठीक है, और अगर अवसर लागत की बात आती है तो ये ऑस्ट्रेलियन अर्थशास्त्रियों ने वास्तविक लागत में संशोधन करके कौन सी लागत बनाई है, वो बनाई है अवसर लागत। ठीक है, तो ये बात आती है ऑस्ट्रेलियन अर्थशास्त्रियों के द्वारा। तो लागत तो होगी 3 प्रकार की होती है, लेकिन इनको 2 भागों में बांटा जाता है। तो एक होती है अल्पकालीन लागत और एक होती है दीर्घकालीन लागत। ठीक है, अब ये पूछा जाता है अल्पकालीन लागत में भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है स्थिर लागत और एक होती है हम लोगों की परिवर्तनशील। अगर हम लोग किसी दिन पढ़ेंगे तो लागत का भी बिल्कुल कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, बिल्कुल आराम से एक लाइन में बता दूंगा आप लोगों को, एक वीडियो में बिल्कुल लागत का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसमें जैसे मान लो कि मैंने एक प्रोडक्शन ये लगाया है, इतनी जगह पे कोई प्लांट लगाया हुआ है, तो ये जो प्लांट लिया है ये हमने मान लो ये रेंट पे लिया है। अब होता क्या है कि यहाँ पे बहुत प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे मशीनें लगी हैं तो यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। अब मान लो कि यहाँ पे हो गया 2 साल पहले कोविड आ गया, मान लो भाई आप लोगों ने देखा कोविड आ गया तो बहुत सी कंपनियां बंद हो गई होंगी, तो कोविड आ गया है, तो इसमें जो है रेंट जो है वो मेरा किस में आएगा, तो रेंट तो देखो फैक्ट्री तो बंद हो गई लेकिन रेंट तो उसका लगातार चालू है ना, तो इसको तो बोलते हैं हम लोग स्थिर लागत बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, स्थिर लागत, मतलब कि फिक्स्ड कॉस्ट बोलेंगे इसको। अब उत्पादन आप करें, चाहे उत्पादन 0 करें, चाहे उत्पादन 10 करें, चाहे उत्पादन 500 का करें, रेंट तो उतना ही आना, तो इसे बोलते हैं स्थिर लागत। तो इसमें पूछा गया है कि अल्पकाल में अगर उत्पादन शून्य है तब अल्पकाल में स्थिर लागत होगी, तो वो कैसी होगी, मैंने आप लोगों को आराम से समझा दिया है। तो अब आप लोग इसको आंसर करेंगे धनात्मक होगी, क्योंकि वो लागत आएगी। ठीक है, निगेटिव तब होता जब हम लोग उत्पादन शून्य होता और हम लोगों का लागत भी शून्य होती, तो निगेटिव में चला जाता। ठीक है, शून्य हो जाती है, समझ रहे हैं आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ई ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कौन विषम है, मतलब कि विच वन इज ऑड। इसमें से जो विषम है वो निकालना है हम लोगों को। आर्थिक नीतियां, बिल्कुल सही है, ये तो आर्थिक नीतियों की बात है। आर्थिक आयोजन, ये भी सही है। सामाजिक सांस्कृतिक कारक, तो सामाजिक सांस्कृतिक कारक ये बिल्कुल गलत है। और समष्टि अर्थशास्त्र ये भी सही है, क्योंकि ये इसी के अंतर्गत, अर्थशास्त्र के अंतर्गत ये तीनों चीजें आती हैं, ये भी आता है, ये भी आता है और ये भी आता है, लेकिन ये नहीं आता है, तो ये जो है वो थोड़ा सा विषम है। तो इसका राइट आंसर होगा कि सामाजिक सांस्कृतिक कारक, सोशल कल्चरल फैक्टर्स, ये गलत है यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट में आया हुआ है, क्वेश्चन यूजीसी नेट में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कारक एवं प्रभाव के संबंध की घटना को कौन सा अर्थशास्त्र स्पष्ट करता है। कारक एवं प्रभाव, मतलब
तो उसमें नेक्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है सकारात्मक या फिर व्यष्टि या फिर समष्टि। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का कारण एवं प्रभाव का बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये परिभाषा दी हुई है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह किसने दी है? तो एडम स्मिथ ने दी है, मार्शल ने दी है, रॉबिन्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि यह परिभाषा किसने दी है। तो यह परिभाषा दी है एडम स्मिथ साहब ने। तो यह परिभाषा किसने दी है? एडम स्मिथ साहब ने। ये क्वेश्चन जो है TGT 2006 में और 2011 में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन लिखा हुआ है कि केंद्रीय आर्थिक समस्याओं की जननी है। केंद्रीय आर्थिक समस्याओं की जननी है। तो ये क्वेश्चन जो है वो TGT 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है कि केंद्रीय आर्थिक समस्याओं की जननी है असीमित आवश्यकताएं, साधनों का वैकल्पिक उपयोग या फिर दुर्लभता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज की क्लास में मैंने जो अर्थशास्त्र के पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर से जो MCQ मोस्ट MCQ हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, वो मैंने आज आप लोगों को करा दिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे मांग के बारे में। मांग क्या होती है, मतलब डिमांड के नियम और मांग की लोच के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग बस मेरे चैनल से जुड़ जाइए और बस आप लोगों को एक एक करके 1 बाय 1 वीडियो मिलती रहेगी।